आपके कैलकुलस का पहला चैप्टर है यहाँ पर। इसका सिलेबस मैं आपको 1 मिनट के अंदर पहले दिखा देता हूँ, उससे आपको पता रहेगा कि अपने को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। 2 मिनट में सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दो टॉपिक है इसके अंदर। कंटिन्यूटी ये सिलेबस में है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब चैप्टर का नाम सिलेबस में है। चेन रूल पता होगा आपको, चेन रूल नहीं तो हम बताएंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े अपन ने, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनके डेरिवेटिव या उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो इम्प्लिसिट फंक्शंस रहेंगे उसके डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं ई रेज टू एक्स है, ए रेज टू एक्स, और लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ए एक्स वाले जो फंक्शन रहेंगे उसका डेरिवेटिव। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो इक्वेशन रहेंगे या जो फंक्शन रहेंगे उसके डेरिवेटिव। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है आपको। डेरिवेटिव इसके आगे के भी होते हैं, थर्ड ऑर्डर का भी होता है, फोर्थ ऑर्डर का भी होता है, nth ऑर्डर तक जाते हैं। तो अपने को सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव पढ़ना, मतलब d2y/dx² तक अपनी जो स्टडी रहेगी वो कन्फाइन हो जाएगी, वहीं तक रहेगी, उसके आगे नहीं जाना। उसके आगे भी डेरिवेटिव n तक के डेरिवेटिव होते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो आपको सेकंड ऑर्डर तक जाना है। इतना सिलेबस है। और ये डिलीटेड टॉपिक जो है ये देख ले आप ध्यान से। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जो कंपोजिट फंक्शंस आएंगे उनके डेरिवेटिव, यही वाले कंपोजिट फंक्शन आपके रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर भी थे, फॉग और गॉब टाइप के, उनके जो डेरिवेटिव है या उनका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो भी सिलेबस से हट गए। रोल्स एंड लैग्रॉन्ज मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑन देयर एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब ये दो थ्योरम और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो अपने सिलेबस से हट गया। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज हट जाएगी। आप एक्सरसाइज थी दो थ्योरम के ऊपर, अच्छे थे वो, लेकिन अब उसको हटा दिया तो उसके थ्योरम भी हट जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हट जाएंगे। तो ये रिलेटेड टॉपिक में कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस रहते हैं, उसका डेरिवेटिव अपने सिलेबस में नहीं है। रोल्स और लैग्रॉन्ज मीन वैल्यू थ्योरम, ये और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इतनी चीजें अपने को नहीं पढ़ना है। बाकी सारी चीजें अपन वन बाय वन देखते जाएंगे। और कभी अपने को अगर देखना रहा बीच में सिलेबस और, तो अपन फिर से यहाँ पे आके और देख सकते हैं, कंफर्म करके जो चीज सिलेबस में अपन वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो उससे नुकसान नहीं है, लेकिन कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये अपने चैप्टर का नाम है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी अभी बताता हूं मैं आपको कि कंटिन्यूटी कैसी रहती है किसी फंक्शन की। कंटिन्यूटी के पहले कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन अपन पढ़ के आ रहे हैं ना, फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं तो फंक्शन की पूरी पिक्चर अपने को मालूम है कि फंक्शन किसको कहते हैं, किस टाइप का रहता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, सब अपने को मालूम, ठीक है। तो एक फंक्शन रहेगा और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। या तो वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगा या नॉट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब अपने को पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, और साथ साथ में अपने को ये भी पढ़ना है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी आएगा अपने सामने और डिसकंटिन्यूअस भी आएगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता कैसे, जैसे ये पेंसिल है या पेन है, इसको मैं यहाँ पे रख दूं और इसके थ्रू मैं कोई कर्व ड्रा करूं बिना पेंसिल को उठाए, मैंने एक कर्व ड्रा किया है, ऐसा दिख रहा है आपको। अब इस कर्व के अंदर आप देखो कि कहीं भी कोई गैप नहीं दिख रहा और कोई ब्रेक नहीं दिख रहा, मतलब ये कर्व जो है ये कहीं से टूटा फूटा नहीं। अगर अपन किसी कर्व का ग्राफ ड्रा करें बिना पेंसिल को उठाए तो आपको एक ऐसी कंटिन्यूअस ऐसी एक पिक्चर मिलेगी। ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है, जो भी कर्व होगा कुछ भी होगा, तो इस कर्व को अपन कंटिन्यूअस बोलेंगे। और ये फंक्शन है, ये फंक्शन इसलिए कि कहीं से भी यदि आप वर्टिकल लाइन इसके ऊपर लगाएंगे तो उसको एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। फंक्शन की आइडेंटिटी मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई चीज फंक्शन, कोई कर्व फंक्शन है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास में एक छोटा सा टूल है कि अपन वर्टिकल लाइन ड्रा करके देख ले, वो वर्टिकल लाइन अगर उसको एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, किसी टाइप का रिलेशन होगा। तो अपने पास में एक ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व अपने ड्रा किए विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, पेंसिल को बिना उठाए एक कर्व अगर अपन ड्रा करें तो उस कर्व को कंटिन्यूअस कर्व कहते हैं।
या फिर आप कंटिन्यूस कर्व उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई गैप ना हो या कोई ब्रेक ना हो, सीधा सीधा दिख रहा है आपको कहीं से। अब जैसे किसी चीज का अपन ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा आ गया और फिर ऐसा आ रहा, तो अब ये कंटिन्यूस कहाँ रहा, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो गया, टूट गई इसकी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस मतलब वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे टूटना नहीं चाहिए, ऐसे कर्व को कंटिन्यूस कर्व बोलेंगे। और जो बीच में कहीं पे टूट फूट जाएगा, कहीं पे गैप आ गया उसके अंदर छोटा मोटा या थोड़ा सा भी आ गया किसी पॉइंट के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर ये ऐसा कर्व था और ये यहाँ पे इतना सा अगर गैप आ गया यहाँ पे, तो फिर ये जो कर्व है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जो कर्व कंटिन्यूस नहीं रहेगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतना मोटा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू वो चीज आगे प्रोसेस में आना चाहिए। अब चलिए मैं इसकी कुछ डेफिनेशन थोड़ी सी लिखता हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसा रहेगा। और फंक्शन f of x is continuous function, its graph has no any break or gap। अब फंक्शन f of x, एक फंक्शन है f of x। f of x का मतलब आपको मालूम है, f of x इज इक्वल टू कुछ रहेगा आपका x के टर्म में। अब फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इस फंक्शन f of x को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा, लेकिन कब, इफ इट्स ग्राफ हैज नो एनी ब्रेक और गैप। अगर उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया जाए तो उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक मतलब वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और कोई गैप भी उसके अंदर नहीं आना चाहिए। कोई ब्रेक आना मतलब टूट गया हो या कोई गैप आ गया उसके अंदर मामूली सा कहीं पे, तो इफ इट्स ग्राफ हैज नो एनी ब्रेक और गैप, उसके ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक भी नहीं होना चाहिए या कोई गैप भी नहीं होना चाहिए, ऐसे फंक्शन को आप कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, है ना। जैसे ये मैंने कोई कर्व ड्रा कर दिया, अब देखो इसमें यहां से लेके यहां तक कोई भी गैप या कोई भी ब्रेक नहीं दिख रहा आपको, तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व हो गया। और बीच में जैसे ये ऐसा आया, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे ऐसा आ गया, तो इसमें ये गैप आ गया या ब्रेक आ गया, तो ये फिर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होगा किसी टाइप का लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अभी तक के अपन इसके पहले बात करते थे सिर्फ फंक्शन है या नहीं इस चीज की बात करते थे। अब फंक्शन में नई चीज जुड़ गई। फंक्शन तो रहेगा भाई, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, दो चीजें आई। तो ये तो इसकी एक डिक्शनरी मीनिंग बताया मैंने आपको कि कंटिन्यूअस फंक्शन इस टाइप का होता है। अब अपने को इसकी टेक्निकल बातें करना है जिससे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब एक फंक्शन अपने पास में रहेगा, अपने को उसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट लेना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका ग्राफ में कोई गैप या कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो वो कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन अब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए अपन हर जगह ग्राफ थोड़ी बनाते बैठेंगे, हर जगह ग्राफ का यूज थोड़ी करेंगे अपन। तो कुछ टेक्निकल तरीके से अपन वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, और फंक्शन f of x is point x is equal to a if, ध्यान से लिखना एक एक चीज। देखिए अब फंक्शन f of x is said to be continuous। एक फंक्शन f of x रहेगा अपने पास, उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है एट पॉइंट x is equal to a। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आपको 1 2 3 4 5 कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर अपने को उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है या टेस्ट करना है। तो अब फंक्शन f of x is said to be continuous at point x is equal to a if, अब मैं आपको नीचे कंडीशन बता रहा हूं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये जो फंक्शन रहेगा इस पॉइंट x is equal to a के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to f of a। LIM लिम लिखा हुआ है, इसको लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट का टॉपिक आपको 11 क्लास में था। लिमिट x टेंड्स टू a f of x, कैसे पढ़ रहे हैं, लिमिट x, ये एरो को टेंड्स टू पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, मतलब इस फंक्शन की लिमिट इज इक्वल टू f of a आना चाहिए।
एफ ऑफ ए कैसा मिलेगा अपने को, जो अपना फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स के प्लेस पे ये वाला पॉइंट रख देंगे, ए कुछ भी रहे, 1 रहे 2 रहे कुछ भी, उसको यहाँ पे रख देंगे आप एक्स के प्लेस पे, तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा। इस एफ ऑफ ए की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कुछ वैल्यू मिलेगी आप, वो वाली वैल्यू उसी फंक्शन की अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की अगर लिमिट निकाले अपन, लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है कि ये x टेंड्स टू ए, एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो a के ऊपर एग्जैक्टली नहीं जाता है, या तो वो a से थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर रहता है, मामूली से उससे बड़ा रहता है, या फिर थोड़ा सा उससे छोटा रहता है। तो x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो एक दूसरे कांस्टेंट की तरफ अप्रोच करेगा, तो x टेंड्स टू ए है, x a की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स भी किसी नंबर की तरफ जाएगा, तो वही उसकी लिमिट होगी। लिमिट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती, उसके आसपास की वैल्यू रहती, या तो उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रहती या फिर उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू रहती। x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स एल की तरफ अप्रोच करेगा, तो इस एल को इस फंक्शन की लिमिट कहते हैं। तो आप करना क्या है अपने को कि जो फंक्शन अपने को दिया रहेगा और जिस पॉइंट के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी अपने को टेस्ट करना रहेगा, उसके लिए अपन सबसे पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। जो फंक्शन गिवन रहेगा, जैसे फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया है, और आपको एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो एक्स के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में भी एक्स के प्लेस पे 1 रख दो तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर उसी फंक्शन की अपन एक्स टेंड्स टू 1 के लिए लिमिट निकालेंगे, तो वो लिमिट भी आपकी 2 के इक्वल आना चाहिए। फंक्शन की लिमिट भी 2 के इक्वल आ गई, 2 में एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा 2 आ गई, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 के इक्वल आ गई। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और इसके ऊपर छोटा सा माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए में थोड़ा सा कम, स्लाइटली कम, ए जो भी होगा 1 होगा तो 0.99999 ऐसा थोड़ा सा स्लाइटली कम रहेगा, तो x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन a के ऊपर, x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये है राइट हैंड लिमिट का सिंबल, या राइट हैंड लिमिट कहते हैं इसको, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूटी की दो डेफिनेशन आ गई अपने पास, एक आ गई सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू है ए पॉइंट के ऊपर, ए क्या है एक्स इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पे अपने को कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसमें कोई ब्रेक या कोई गैप नहीं आएगा। एक कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको आप राइट हैंड लिमिट भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसको पढ़ सकते हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू, इसको पढ़ सकते हैं राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए और दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये आपने 11th क्लास में सीखे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है कि ये जो ए दिख रहा है आपको, ए के ऊपर माइनस लगा है, मतलब ए से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी, और उस छोटी क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं, एच कंसीडर कर लेते हैं। एच एक बहुत छोटी वैल्यू होती है बट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं रहता, बहुत छोटी रहेगी लेकिन जीरो से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, या थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी रहेगी जीरो से। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब अपने को सॉल्व करना रहेगा, तो ये जो एक्स टेंड्स टू आपका माइनस ए दिख रहा है, एक्स टेंड्स टू माइनस ए, माइनस ए नहीं पढ़ते, ए माइनस, तो ए में से थोड़ी सी क्वांटिटी माइनस कर लेते, छोटी सी क्वांटिटी, तो क्या पुट करना पड़ता है, एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच पुट कर दिया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए।
ये h क्या है, ये जो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे a में थोड़ा सा कम, वही वाला h है, तो x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करके सॉल्व करते हैं। जब a माइनस एच पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो इसका टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ता है। पहले x टेंड्स टू a माइनस था, तो फिर x टेंड्स टू जीरो h टेंड्स टू जीरो आ जाएगा, तो मैं बताऊंगा आपको। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं कि x टेंड्स टू a प्लस लिखा हुआ है, मतलब a में थोड़ी सी क्वांटिटी प्लस करना है, तो जब भी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना रहेगा तो x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट करेंगे, मतलब ए में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये जो एच है ये बहुत छोटी क्वांटिटी रहेगी, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं रहेगी। जीरो नहीं लेना, जीरो छोटा है, लेकिन जीरो से भी छोटी क्वांटिटी रहेगी, जीरो से थोड़ी सी बड़ी रहेगी स्लाइटली, एग्जैक्टली जीरो की बहुत छोटी क्वांटिटी, जैसे 0.00001 इतना एच, या 0.01। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन जीरो के इक्वल। तो एच कभी भी आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहेगी, लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करेंगे, दोनों लिमिट निकालेंगे, और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कंटिन्यूअस फंक्शन को हमको चेक करना है, एक फंक्शन आपको दे दिया और एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दिया, अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये जो डेफिनेशन मैंने बताया आपको, ये जो टेक्निकल चीजें बताया, इसके थ्रू अपने को उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई आपने दो चीज बता दी, आपने ये भी बता दी और आपने ये भी बता दी, इससे भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, इससे भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो 11 क्लास के मैथमेटिक्स में जाता हूँ मैं थोड़ा सा, वहां पे लिमिट का टॉपिक था। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसकी लिमिट पॉसिबल है या नहीं, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एक फंक्शन आपके पास में रहता है, जरूरी नहीं है कि उसकी लिमिट होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई फंक्शन ऐसे रहती है जिसकी कोई लिमिट नहीं रहती, उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कई फंक्शन ऐसे रहेंगे जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब अपने को ये कैसे पता चलता है कि किसी फंक्शन की लिमिट है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक फंक्शन आपको दिया रहता है और उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है। मान लीजिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है और उसकी राइट हैंड लिमिट -5 आ गई। तो 5 और -5 में बहुत गैप है, आपको मालूम नंबर लाइन पे आप जाओ 0 1 2 3 4 5, राइट साइड में 0 -1 -2 -3 5, 5 और -5 अलग अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई और राइट हैंड लिमिट -5 आ गई, दोनों अलग अलग आ गई। उस केस में हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन की लिमिट पॉसिबल नहीं होगी, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले वो 5 आ गई, फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाले वो भी आपकी 5 आना चाहिए। दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल आएगी तभी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब पॉसिबल होगी, अदरवाइज उसकी लिमिट पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट निकाले, ये फंक्शन की लिमिट है, लेकिन ये फंक्शन की लिमिट कुछ निकलेगी, कब निकलेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं हुई तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। 11 क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी आपने पढ़े होंगे, कई फंक्शन ऐसे दिए थे लिमिट का, एक ही एक्सरसाइज थी, उसमें आप देखते थे कुछ आंसर आते थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आती थी, पढ़े होंगे आप, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसकी। तो लिमिट ने एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये वाली एफ ऑफ ए की इक्वल आ गई, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड देखो, ये दोनों लिमिट अगर इक्वल आ जाए तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, तभी उस फंक्शन की लिमिट होगी। जैसे मैंने बताया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले 5 आई, राइट हैंड लिमिट निकाले वो भी 5 आ गई, तो ये जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये भी आपका 5 होगा। जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल वैल्यू होगी वही आपके फंक्शन की लिमिट होगी। तो अब ये दोनों जब इक्वल आएगी तभी तो ये आएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक ही चीज, आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ये कब पॉसिबल है, ये जब भी पॉसिबल होगी उसकी लिमिट, जब ये दोनों लिमिट इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रही? आप ये दोनों जब इक्वल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तभी ये वाली लिमिट निकलेगी, आप तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ऐसा बताने के बाद भी अपना क्वेश्चन वही की वही, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये वाला यूज करेंगे, बात तो वही की वही आ रही, घूम फिर के वही आ रही ना वही। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल फिर वही है कि आप इसका भी कर सकते हो उसका भी, लेकिन कहाँ पे कौन सा करेंगे, कौन सा करेंगे? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब जैसे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर अपने को किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना, कोई फंक्शन दिया हुआ, कुछ भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर, कोई भी जमाने का फंक्शन दिया हुआ है, साइन एक्स प्रोसेस कोई फंक्शन, और एक पॉइंट दे दिया एक्स इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 1 दे दिया, इस पॉइंट पे अपने को उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो अपन कैसे करें?
तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला काम आपका एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ वन की वैल्यू आपकी कुछ पॉसिबल वैल्यू आना चाहिए, रियल वैल्यू। कभी सपोज ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ वन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही। नॉट डिफाइंड किन किन केसेस में आता है? डिनोमिनेटर जीरो आ जाए आपका, है ना, आपको पता है डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड। तो अगर फंक्शन की वैल्यू ही उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो फिर उसकी लिमिट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आपको गिवन पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। अब ये बात तो हो गई। अब आते हैं अपन लिमिट के ऊपर। अब लिमिट में अपने पास में दो फॉर्मूले, अपन ये वाले फॉर्मूले को एफ ऑफ ए के इक्वल रखना चाहेंगे या ये वाले फॉर्मूले को इसके इक्वल रखना चाहेंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला आसान दिख रहा है, इसमें अपने को एक ही वैल्यू डायरेक्ट निकालना और ये इसके इक्वल आ जाएगी, तो डायरेक्ट अपने को पता चल जाएगा अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये वाला लगाएंगे तो अपने को ये अलग निकालना पड़ेगा, ये अलग निकालना पड़ेगा, और ये तो पहले ही निकाल लेंगे। तीनों चीज इकट्ठे आएगी इक्वल, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर x इज इक्वल टू ए, एक पॉइंट दिया है, वन दिया, तो उसके ऊपर सबसे पहले एफ ऑफ वन निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू वन बोला मैंने, ठीक है। अब ये वन कितनी वैल्यू है? ये एक ही वैल्यू। जब आपको x की सिंगल वैल्यू गिवन रहेगी, सिंगल वैल्यू एक ही वैल्यू आपको गिवन है, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे। डायरेक्ट मतलब ये लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स निकाल देंगे बस। और ये वाली वैल्यू इसके अगर इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल देंगे। अब कभी ऐसा होगा कि आपकी x की वैल्यू ऐसी दी रहेगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और x इज लेस देन वन, या x की वैल्यू इक्वल टू जीरो भी दी हुई, इक्वल टू वन भी दी हुई है, ग्रेटर देन भी दी हुई है और लेस देन भी दी हुई है। तो जब x की एक से ज्यादा वैल्यू गिवन रहेगी, ग्रेटर देन वाली, लेस देन वाली या जीरो के इक्वल, उस कंडीशन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। जो जहां पे x की वैल्यू लेस देन रहेगी, जैसे x इज लेस देन वन है, तो उस लेस देन वन वाले वैल्यू के सामने जो फंक्शन रहेगा वो वाला फंक्शन लेके आपको उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। और जहां पे जिस फंक्शन के सामने x की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, जैसे x इज ग्रेटर देन वन है, तो उसके सामने वाला फंक्शन लेके आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो बात ये समझ में आना चाहिए आपको कि जब x की एक से ज्यादा वैल्यू रहेगी, एक से ज्यादा वैल्यू में किसको बोल रहा हूँ? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप की वैल्यू अगर x की गिवन रहेगी तो वहां पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसको फंक्शन की वैल्यू के इक्वल चेक करेंगे। अगर इक्वल आ गई तो फिर अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। x की एक से ज्यादा वैल्यू रहेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप की, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। और x की अगर सिंगल वैल्यू थी, एक ही वैल्यू थी, x इज इक्वल टू वन दिया हुआ, उसके ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो आप केवल डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। ये पहला वाला डायरेक्ट लिमिट बोलता हूं मैं इसको, और दूसरे वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलता हूं। इतनी चीज समझ में आ रही है? अभी मैं लिख भी दूंगा इसको। ये दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपने को कहाँ पे कौन सी चीज यूज करना है। अब एक चीज और, मैंने ये बोला आपको कि अगर एक सिंगल वैल्यू x की गिवन रहेगी तो अपने को डायरेक्ट लिमिट निकालना है, ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम। और एक से ज्यादा वैल्यू रहेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई वैल्यू रहेगी इस टाइप की, तो अपने को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे आएंगे जिसमें एक ही वैल्यू दी रहेगी x की। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन आएंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन आ गया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, या कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन आ गया, तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ही यूज करना है, भले ही आपको x की एक ही वैल्यू गिवन। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि अगर कोई स्पेशल फंक्शन आ जाए और स्पेशल फंक्शन में की कंटिन्यूटी अपने को टेस्ट करें और वहां पे x की एक ही वैल्यू गिवन है, अपने सिंगल x इज इक्वल टू वन टू, कुछ भी एक वैल्यू गिवन है, तो वहां भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करना है। डायरेक्ट लिमिट का यूज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर सही तरीके से लिमिट नहीं लगाएंगे तो। स्पेशल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के कोई फंक्शन आएंगे तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। और अगर x की एक ही वैल्यू दी है, सिंपल कोई फंक्शन है, तो अपन डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, और एक ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप की वैल्यू है तो अपन राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हो गए क्या क्लियर ये? अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा इसको और बार बार बोल के कि एकदम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बोल के बताया। अब मैं आपको कुछ यही जो चीज बोल के बताया इसके कुछ नोट में कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, तो जितनी चीज बोल के बताया वो आपको याद भी रहेगी, भूल जाते हैं ना कई बार। चलिए नोट लिख लीजिए फटाफट, दो चार नोट। नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए एक पॉइंट है अपने पास, ये जो चीज मैंने आपको बताया मैं इसी को लिख देता हूँ। इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ x is given, then we use डायरेक्ट लिमिट, पहली वाली जो मैंने बताया, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक
एक ही वैल्यू आपको x की गिवन है। तो सेकंड पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ x is given greater than or equal to or less than, then use left hand limit and right hand limit। अगर आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इस टाइप से कुछ सिचुएशन आपको दी हो क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाली डेफिनेशन लगाना है कंटिन्यूटी की। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले लिखा है, यहाँ राइट हैंड लिमिट को उसके बाद लिखा है। आप राइट हैंड लिमिट को पहले लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को बाद में लिख सकते हैं। इसमें अपन देखेंगे कौन सी कोई दो वैल्यू इक्वल आ रही है। जैसे ये दो वैल्यू इक्वल दिख रही है अपने को, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले रख देंगे, राइट हैंड लिमिट को यहाँ रख देंगे और एफ ऑफ ए की वैल्यू को। कभी ऐसा होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू वो एफ ऑफ ए की इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट को पहले लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को बाद में। कहीं पे भी किसी को लिख सकते हैं अपन, इधर उधर करके लिख सकते हैं इसको। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है बाद में राइट लिखना है, पहले राइट लिख सकते हैं बाद में लेफ्ट। जैसे अपने सामने सिचुएशन आएगी वो करेंगे अपन। और लिमिट निकालते वक्त में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल रहे राइट हैंड लिमिट बाद में, कुछ भी निकालो आप। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पर x की वैल्यू लेस देन रहेगी, उस फंक्शन के लिए, उसके सामने वाले फंक्शन के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, उसके सामने वाले फंक्शन के लिए आपको राइट हैंड लिमिट का यूज करना है। ठीक है, चलिए। चल फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शंस like modulus function or greatest integer function, left hand limit and right hand। ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया है। फॉर सम स्पेशल फंक्शन बोलिए लाइक मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। जब भी आपको स्पेशल टाइप के मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं अपने को, तो वहां पे अगर x की एक ही वैल्यू भी आपको गिवन है, तब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करें। ठीक है, अब ये तो हो गई अपनी कंटिन्यूटी की बात। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डिसकंटिन्यूटी आपको कब मिलेगी? कुछ पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको, वो पॉइंट्स यदि आपको दिखाई दे जाए तो डायरेक्ट उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। इफ एफ ऑफ ए आपको दिया हुआ और जो पॉइंट के ऊपर अपने को कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, आप उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो एफ ऑफ ए, और वो एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड आया। नॉट डिफाइंड कैसा आता है? इन्फिनिटी टाइप का आ गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, तो उस फंक्शन का काम तमाम वही हो गया। आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। याद रहेगा पॉइंट? पहला काम यही करना आपको, जब भी अपन कोई क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर फंक्शन कोई रियल वैल्यू देता है अपने को, तो अपन आगे बढ़ेंगे लिमिट की तरफ, और नहीं तो आपको जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही लिख देंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बात खत्म। ऐसा मिलेगा अपने को किसी किसी केस में, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है, ज्यादातर नहीं मिलेगा कि फंक्शन चेक करे आपने डिसकंटिन्यू, क्योंकि वो कंटिन्यूटी टेस्ट करवाएगा आपसे पूरे क्वेश्चन। लेकिन कहीं पे अगर सिचुएशन आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is not equal to f of, ये डायरेक्ट लिमिट बोलता हूं इसको। लिमिट x टेंड्स टू f of x is not equal to f of। आपने फंक्शन की जो वैल्यू निकाले थे f of a, और फिर आपने लिमिट निकाले, तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रही, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आप उसको डिसकंटिन्यूअस बोलो या नॉट कंटिन्यूअस बोलो, एक ही बात है। डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस का मीनिंग एक ही है। मैं कभी डिसकंटिन्यूअस लिख दूंगा, कभी नॉट कंटिन्यूअस लिख दूंगा, आप भी कुछ भी लिख सकते, दोनों का मतलब एक ही है। एक पॉइंट और, लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist
आपने लिमिट निकाले, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही, उसकी लिमिट की वैल्यू निकाले तो वो नॉट डिफाइंड आ गई, एग्जिस्ट नहीं कर रही, रियल वैल्यू नहीं आ रही। या फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट निकाले, दोनों अलग अलग आ गई, तो भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन की वैल्यू तो निकल गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू 5 निकल गई मान लीजिए, लेकिन बाद में अपन जब लिमिट निकाल रहे तो लिमिट उसकी पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो भी उस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ए के ऊपर माइनस लग गया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, प्लस लग गया ए के ऊपर मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब देखना भाई, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाले, और फंक्शन की वैल्यू तो अपन पहले निकाले, तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही, बट ये जो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है ये आपकी एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आ रही, एक भी इसमें डज नॉट इक्वल टू का साइन लग गया मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कभी ऐसी सिचुएशन भी अपने सामने आ सकती, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए प्लस, ये राइट हैंड लिमिट लिखा मैंने, ए के ऊपर लगा दिया मतलब राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ। अब ऐसा हुआ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आई, पहले अपन ये निकाल ली, लेकिन एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आ रही, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। एक सिचुएशन और, एक आखिरी सिचुएशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ। देखिए अब क्या हो रहा, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाले और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाले, दोनों इक्वल नहीं आ रही, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही। जैसे ये वाली आपकी 5 आई, ठीक है, और ये वाली आपकी 4 आई, और एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 आई, ऐसा ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए की इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, यहाँ पे एक जगह डज नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, राइट हैंड लिमिट पहले लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट बाद में लिख लो, इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एक और लिख देता हूँ, इतनी जरूरत नहीं है मगर लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ। देखिए अब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए की इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। आप आगे पीछे करके लिख सकते हो उसको, तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा या डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये है कि अगर दो जगह इक्वल टू के साइन लगे हुए और एक भी जगह डज नॉट इक्वल टू आ गया, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। मैंने ये ऐसा इसलिए बताया कि क्या होगा कई बार कि जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो अपन ऐसा सीक्वेंस पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते, बाद में राइट हैंड लिमिट, फिर एफ ऑफ ए लिखते, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो जगह इज नॉट इक्वल टू के साइन लगाने के प्लेस पे एक जगह इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना ज्यादा बेहतर रहता है। तो अपन ये दोनों वैल्यू को आपस में, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही है और राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है, तो क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप एफ ऑफ ए के करीब में लिखो, ताकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाए और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन लगे। कभी ऐसा हो जाए कि राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही, तो राइट हैंड लिमिट को आप एफ ऑफ ए के करीब में लिख दो और लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ लिख दो। और नहीं तो क्या हो रहा है कि राइट हैंड लिमिट आपकी एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही है और ये वाली इक्वल नहीं आ रही, तो फिर आपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को लिख दिया, यहाँ लेफ्ट हैंड, तो आपको दोनों जगह डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, तो वो भी आपका डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। जब एक इक्वल टू का साइन लगा और एक डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा, मतलब ये अच्छा है। डज नॉट इक्वल टू के साइन को समाज सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं माना गया है, तो वो कम से कम लगे तो ज्यादा अच्छा है। उसमें इंक भी ज्यादा लगेगी, इक्वल टू में ऐसा, डज नॉट इक्वल टू एक जगह लगाएंगे तो ऐसा कट कर लो, दो जगह लगाएंगे तो फिर ये इंक बेकार बर्बाद हो रही है ना।
इनको भी आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पेक्ट करना है आपको। इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग सिचुएशन बता दिया। लेकिन मोटी बात ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज कर रहे हैं और उसमें अगर एक भी जगह डज नॉट इक्वल टू का साइन लग गया तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इन सारी सिचुएशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा। बस इतना सा खेल था इसका। अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने बोल के बताया आपको, ये सारी सिचुएशंस अपने को मिलेगी क्वेश्चन में। तो अब अपन थोड़े से जब 2-4-5 क्वेश्चन इसके कर लेंगे तो ये सब पिक्चर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। और ये कंटिन्यूटी सबसे आसान टॉपिक है आपका, इस पर बड़े नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4-5 नंबर का, आसानी से इसके ऊपर नंबर भी ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने बताया आपको, ठीक है ना भाई? बताना पड़ेगा ना इतनी चीजें, ज्यादा चीजें बता दिया मैंने आपको, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन सब चीजों की जरूरत है। मैंने बताया आपको, मैं फालतू कोई भी चीज नहीं बताता। तो अब मैं जैसे ही क्वेश्चन करना शुरू करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आते जाएगा। रीजन इज बिकॉज कि अपन ने इसके पहले की तैयारी पूरी कर, इसका फाउंडेशन अपन ने बना लिया। अब इस रो में, इस वे में अपना कंटिन्यूटी का टॉपिक आगे जाएगा। मैं डायरेक्ट यदि क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता तो अभी तक के 5-7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर वही आता कि कुछ समझ में नहीं आता, मतलब सिचुएशन फिर चेंज हो के आती। अपन ने सारी सिचुएशन लगभग डिस्कस कर ली, यहाँ पे सारी चीजें बता दी मैंने आपको कि कंटिन्यूटी में क्या क्या चीज अपने को मिलने वाली। अब वो चीजें आपको मिलती जाएगी, मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा और अपने क्वेश्चन आसानी से